टेट की सीरीज में पर्यावरण का पहला अध्याय पढ़ेंगे, जहाँ पर परिवार एवं मित्र ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपकी परीक्षा में हमेशा सवाल आते हैं और सिलेबस में भी है। लेकिन सिलेबस के बाद भी जरूरी नहीं कि हर बार ऐसे सवाल या प्रश्न आए, लेकिन फिलहाल हम सभी को, आप सभी को इन सभी टॉपिकों को क्लियर करना होगा। जो टॉपिक है परिवार मित्र, तो कॉपी कलम लेकर बने रहिएगा और ये देखिएगा कि परिवार और मित्र की जो सीरीज है इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें छोड़नी है। यहाँ पर है परिवार की इकाई होती है पिता माता, प्रत्येक व्यक्ति भाई बहन। तो बताइए परिवार की क्या इकाई है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अभी की बार टेट पार, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना आप सभी को। यहाँ पर होगा प्रत्येक व्यक्ति, मैंने परिवार की इकाई प्रत्येक व्यक्ति होता है, माता पिता भाई बहन ये सभी। अगला है बच्चों का प्रथम गुरु किसे माना जाता है? पिता को, दादा दादी को, माता को, शिक्षकों को। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके किसे माना जाता है। जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, बताइए जल्दी कमेंट करके आप लोग। जी हाँ, तो बच्चों की अगर देखा जाए प्रथम माना जाता है माता को, माने माता बच्चों की प्रथम शिक्षिका होती है। अगला आदर्श परिवार किसे माना जाता है? आदर्श परिवार किसे माना जाता है? तो बताइए आदर्श परिवार किसे माना जाता है? तो ध्यान रहे कि आदर्श परिवार संयुक्त परिवार को, छोटे परिवार को, दोनों को, इसमें से कोई नहीं। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और हो सके तो वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करें। जी हाँ, यहाँ पर होगा छोटे परिवार को, मान इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह बी वालों के जवाब पूरी तरह से सही है। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट सभी लोग क्लिक कर लें। वनों की प्रत्यक्ष लाभ का उदाहरण है, वनों का प्रत्यक्ष लाभ का उदाहरण है क्या क्या है बताइए? भारी वर्षा को कम करना, पक्षियों का पोषण करना, वनों से लकड़ी प्राप्त करना, ऑल ऑफ दीज। जी हाँ, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा कि लकड़ी प्राप्त करना। इस सीधा सीधा हमें लाभ दिखाई देता, माने जो लाभ हमें दिखाई दे उसे हम मानते हैं प्रत्यक्ष लाभ। सौरभ सर हम टिक लगाए थे। चलिए अगला है आपके सामने, ठीक है। फूलों की संरचना के ध्यान से देखने से अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं। बीजांड, स्त्री केसर, पुष्पदल, बाह्य दल क्या होगा? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा, उसे हम बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड। मतलब यहाँ पर हमने ये देखा कि परिवार मित्र और हमारा परिवेश, इस टॉपिक का नाम है परिवार मित्र और हमारा परिवेश। हमारी परिवेश के आसपास की जो क्रियाएं हैं उनको भी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो याद रहे आप सभी को कि फूलों की संरचना के ध्यान से देखने पर अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती है, उसे बीजांड कहते हैं। अगला है संयुक्त परिवार में आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती। आश्रितों में कौन कौन शामिल होते हैं बताइए सभी लोग जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। जी हाँ, वृद्ध व्यक्ति होते हैं, बच्चे, अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं, ये सभी। माने संयुक्त परिवार में आश्रित व्यक्तियों की देखभाल करने में कोई परेशानी नहीं होती। आश्रितों में कौन होते हैं? वृद्ध होते हैं, बच्चे होते हैं, अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं, मैंने ऑल ऑफ दीज, ये सभी होते हैं। क्या होते हैं? ये सभी होते हैं। हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्योंकि? बताइए। क्योंकि हरे पौधे केवल रात के समय शोषण करते हैं। हरे पौधे दिन के समय शोषण करते हैं पर रात को समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण की दर से अधिक होती है। हरे पौधे रात के समय शोषण नहीं करते। विकल्प यहाँ पे भी है। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण की दर से अधिक होती है, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति में पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। एक बार आप लोग जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट वीडियो को शेयर मार दीजिएगा, कि यह आपकी टीट की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, चाहे आप सी टेट या यूपी टेट, उत्तराखंड टेट, मध्य प्रदेश टेट, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने कि
बालकों को दिए जाने वाले आराम निस्वार्थ प्रेम का सबसे सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? वह जिस समाज में रहता है, वह जिस घर में रहता है, वह जिस परिवार में रहता है, वह जिस साधनों का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है वह जिस परिवार में रहता है। वह क्या है? जिस परिवार में रहता है। ठीक। अगला, आपके परिवार में खेलों का आयोजन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। शिक्षण का स्थगित होने के कारण आप अवकाश पर रहेंगे, यथासंभव विद्यालय परिसर में रहकर छात्रों को उत्साहवर्धन करेंगे, आप उद्घाटन समारोह व पुरस्कार वितरण समारोह में चले जाएंगे, आपको प्राचार्य द्वारा कोई दायित्व सौंपा गया है अतः चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रहे, यथासंभव अपने विद्यालय परिसर में रहकर छात्रों का उत्साहवर्धन करेंगे। अगला है, परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य क्या है? परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य क्या है? जितने सारे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग कमेंट सेक्शन में जाएं। वो मानव का सामाजिक प्राणी होता है, मानव का अकेला होना, कार्य करने में परेशानी, उत्तरदायित्व का निर्वाह। बताइए, चलो फटाफट कमेंट करें, क्योंकि हमने थियरी पूरी पढ़ा दी है, कंप्लीट हो गई थियरी। यहाँ पे मानव का सामाजिक प्राणी होना माने ए वालों का जवाब पूरी तरह से सही है। ए वालों का जवाब क्या है? पूरी तरह से सही है। इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग क्लिक कर लें। अगला, पशुओं को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए रखना व पालन पोषण करना क्या कहलाता है? पालतू बनाना, पालन पोषण करना, पशुपालन क्या कहलाता है? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। पालतू बनाना मतलब पशुओं को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए रखना, पालन पोषण करना, पालतू बनाना है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर? पालतू बनाना। छोटे बच्चों को सामाजिकरण में खेलों द्वारा जो लाभ मिलता है वह क्या है? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। बालक की क्रियाओं का अन्य बालकों की तुलना में मूल्यांकन हो जाता है, बालक सामाजिक प्रत्याशाओं से अनुकूलन समायोजन सीख लेता है, बालक शारीरिक रूप से विश्राम पा लेता है, बालक के शारीरिक गामक विकासों को बढ़ावा मिलता है। छोटे बच्चों में सामाजिक खेलों द्वारा लाभ मिलता है, सामाजिक प्रत्याशाओं में अनुकूल समायोजन सीख लेता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, बच्चा वहाँ पे क्या सीख लेता है? सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है। ठीक है, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, अगला सवाल है, परिवार को टूटने के फलस्वरूप बच्चों पर होने वाली प्रतिक्रिया क्या होती है? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। परिवारों के टूटने के फलस्वरूप बच्चों पर होने वाली जो प्रभाव है या प्रक्रिया है, क्या होता है दिक्कत? देखिए, यहाँ पर बच्चे क्या हो जाएंगे? अंतर्मुखी होना, बच्चों में विद्रोह पनपना, बच्चों कुंठित होना, मतलब ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ये सभी। ठीक है, ये सभी इसका सही जवाब है। अगला, विद्यालय परिसर छात्रों को खेलकूद की क्रियाओं में भाग लेना आवश्यक है, क्योंकि इसमें छात्रों की अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा, इसमें छात्रों में स्वस्थ संयोगों का विकास होगा, छात्रों का शारीरिक विकास उचित ढंग से होगा, उपयुक्त सभी। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? देखिए, विद्यालय परिसर में छात्रों को खेलकूद की क्रियाओं में भाग लेना आवश्यक है, इसमें छात्रों की अपनी सृजनात्मकता क्षमता का विकास होगा, सही बात। इसमें छात्रों के स्वस्थ संवेगों का विकास होगा, एकदम सही। छात्रों का शारीरिक विकास उचित ढंग से होगा, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज। अगर पर्यावरण के सेल क्लास में ऑल ऑफ दीज आ जाए तो 80% आप लोग आंख मूंद के मारिएगा, हमेशा विकल्प आपका सही होगा, 80%। एकल परिवारों की अपेक्षा संयुक्त परिवारों में कार्यभार कम होने का कारण क्या है? कार्यभार का बढ़ जाना, कार्यों को कुशलतापूर्वक करना, कार्यों का व्यवस्थित स्वरूप, कर्तव्यों की उपेक्षा। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? देखिए, एकल परिवार की अपेक्षा संयुक्त परिवार में कार्यभार कम होने का कारण क्या होता है?
कि कर्तव्यों की अपेक्षा कार्यों का व्यवस्थित स्वरूप, कार्यों को सफलतापूर्वक, देखिए कार्यभार बढ़ जाए, जैसे ज़्यादा लोग होते हैं एक संयुक्त परिवार में तो क्या होता है, काम बढ़ जाता है। इसकी थियरी भी मैंने पढ़ाई है, आप लोग ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर पड़ी हुई है, या ई लर्निंग विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। निःशुल्क क्लास है सभी के लिए, देश हित में, राष्ट्र हित में। ठीक, अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से बाल्य खेल समूहों का प्रतिनिधि कथन है। समूह में दोनों लिंगों को प्राथमिकता, बालकों में मूल्यों के प्रति लगाव, बालकों के शारीरिक संगठन में पर्याप्त अंतर, बालकों की शारीरिक ऊर्जा एवं स्थिति। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वह जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और जवाब देंगे। तो बाल्य खेल समूह में प्रतिनिधि कथन है, बालकों को शारीरिक संगठन में पर्याप्त अंतर है। बाल्य खेल समूह का जो प्रतिनिधि कथन है क्या है कि बालकों के शारीरिक संगठन में जो पर्याप्त अंतर मिलता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर रट लीजिएगा, परीक्षा में आएगा, कोई ही हुबहू ऐसे उत्तर यहाँ पे देने हैं। अगला है आपके सामने, हमारे आसपास आस पड़ोस में पाए जाने वाले अधिकतर पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, किस कारण? सूर्य के प्रकाश के कारण, पत्तियों में पाए जाने वाले पर्णहरित के कारण, ऑक्सीजन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे जरूर से कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे। सब लोग फटाफट कमेंट करें। जी हाँ, पत्तियों में पाए जाने वाले पर्णहरित के कारण। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है? बी सही है। बाकी ई लर्निंग विद दुर्गेश अगर आप लोगों ने नोट्स पढ़ा होगा और टेट के लिए, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, या उसके लिए जो भी आपने नोट्स पढ़ा वो आपके लिए अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार उस नोट्स को आप सभी लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट, आपकी पूरी तैयारी विधिवत हो जाएगी। अगला है, हमारे आस पड़ोस के तालाब में स्थित पौधों की संरचना कैसी होती है? उनकी जड़ें नहीं होती, उनका तना लंबा खोखला हल्का होता है, इनकी पत्तियाँ चौड़ी और छोटी होती हैं, इनके तने ठोस और पतले होते हैं। बताइए इस तरह के प्रश्न का जवाब क्या होगा? देखिए, उनका तना लंबा होता है, खोखला हल्का होता है ताकि वो तैर सके। ऐसे प्रकार के पौधों को हाइड्रोफाइट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं हम? हाइड्रोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट कहा जाता है। अगला है, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, बताइए ऐसा किस लिए होता है? बताइए चलो फटाफट कमेंट करके। चलिए यहाँ पर क्या होगा, ये भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। क्या है? भैंस की पीठ पर परजीवी खाता है। परिवार, मित्र, हमारा आस पड़ोस, परिवेश, ये आपका सिलेबस है आज का। चलते हैं और आगे। अगला है, निम्नलिखित में किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी, मधुमक्खी, केचुआ, सांप। सांप को भी कहते हैं और केचुआ को भी कहते हैं। किसान का जो मित्र होता है केचुआ भी कहलाता है और सांप भी कहलाता है। इन दोनों को हम पर्यावरण का मित्र कहते हैं, किसानों का मित्र। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने, बहुत से रसायनों का उपयोग करने से क्या होता है? बताइए जल्दी से कमेंट करके। विषय फसल के उपयोग बन जाता है? जी नहीं। सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाते हैं, उर्वरक जब बंजर होने लगता है। क्या होता है? बंजर होने लगता है। मतलब यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, जैसे एक ही फसल है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे चना लगा दी, चना बार बार अगर नाइट्रोजन लेता है तो बार बार नाइट्रोजन लेगा तो भूमि से नाइट्रोजन खत्म हो जाएगा। तो भूमि में अब कोई ऐसा पौधा लगाएंगे जिसको नाइट्रोजन चाहिए तो नहीं मिलेगा, तो भूमि क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। अगला है, नेबेथनी एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़े, चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा लेता है। ये पौधा कहाँ पाया जाता है? ये पौधा असम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय कहाँ मिलता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मेघालय में। कहाँ मिलता है? मेघालय में। ठीक। अगला, किसी जगह से फ्लोरा और फना क्या सूचित करते हैं? पेड़ पौधों जंतुओं को, मछलियों पेड़ पौधों को, जंतु मछलियों को, पक्षियों पेड़ पौधों को। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जी हाँ, पेड़ पौधों जंतुओं को। ठीक है, ए वालों का जवाब सही है। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कटाई, हस्तचयन, थ्रेशरिंग, निष्पादन।
बताइए सभी लोग कमेंट करके, सभी लोग जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। ठीक है, यहां पर होगा निष्पादन करना। देखिए थ्रेशरिंग क्या होता है, फसल से दाने अलग करना। और अब दानों से भूसा अलग करना, ये है दाना से भूसा अलग करना। जैसे जब मान लीजिए गेहूं हो गया, गेहूं क्या है, फसल है। इस फसल को जब हम थ्रेशर में डालते हैं तो क्या चीज़ निकलता है, तब यहाँ पे क्या निकलता है आपको बताइए, दाना निकलता है और भूसा निकलता है। अब बाद में फिर इसी दाने को एक बड़ा जैसे पंखा चलाकर हम लोग चलाते हैं, यहाँ पे गिराते हैं गेहूँ। जब गेहूँ गिराते हैं तो उड़ कर जाता है, यहाँ पे दाना हो जाता है, यहाँ पे भूसा हो जाता है। उसे कहते हैं निष्पादन। उसे क्या कहते हैं, निष्पादन कहते हैं। क्या कहते हैं, तब उसे हम निष्पादन के नाम से जानते हैं। माने फसल से दाना अलग करना थ्रेशरिंग कहलाता है, दाना से भूसा अलग करना निष्पादन कहलाता है। ध्यान रहे, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। इसलिए यहाँ पे ध्यान रहे, जो सीटेड में परीक्षा में सवाल आ चुका है वहाँ पे उस निष्पादन इसका उत्तर लिया गया है। ठीक, फसल से दाना अलग करना थ्रेशरिंग कहलाता है, और दानों से भूसा अलग करना क्या कहलाता है, निष्पादन कहलाता है। ये भी सही है और ये भी, लेकिन अगर विकल्प सीटेड किसको माना, जैसे यहाँ पे सी भी सही है और डी भी सही है ना, लेकिन एनसीईआरटी की जो किताब है वहाँ पे डी को इसको सही माना गया है, डी और सी दोनों। तो अगर विकल्प दोनों दिए तो निष्पादन हम लगा देंगे। ठीक है, चलिए अगला। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी को, दीवारों को, फर्श को लीपा जाता है, किस लिए। जी हाँ, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़े मकोड़ों को दूर करने के लिए, चिकना साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे होगा कीड़ों को दूर रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में झोपड़ी की दीवारों, फर्श को गोबर से लीपा जाता है। बी वालों का जवाब सही है। निम्नलिखित में सही कथन आपको यहाँ पे चुनना है। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते वे अंडे देते हैं। आपको बताना लिखित में से कौन सा सही है, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। ठीक है, जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं, शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं, ये सही है। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, मतलब यहाँ पर ए और बी दोनों सही है। यहाँ पे ए और बी दोनों सही है। ठीक है, यहाँ पे कूट था लेकिन यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं आ पाया है। कूट इसके अंदर था, कूट यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया। कूट होता तो दोनों सही हो जाता। यहाँ पर हम लोगों ने देखा इस पौधों में पत्तियां जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। पौधा क्या है, पालक, सरसों, क्या होगा। सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे। चलिए देखिए, आप लोग ऑनलाइन क्लास नोट्स घर बैठे प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क मेरे द्वारा देशित में राष्ट्रित में उपलब्ध है, जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से। यहाँ पर क्या होगा, सरसों क्या हो जाएगा, सरसों। सरसों को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता, वह पक्षी कौन है। कौवा, फाख्ता, शक्करखोरा और कलचड़ी। ठीक है, ये आज का आखिरी सवाल। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है, फिर मिलते हैं इसी समय। देखिए डेली क्लास के लिए सभी लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। दुर्गेश सर सर्च करके आप ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा कौवा। ठीक है, ए वालों का जवाब सही है। ठीक है, आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में कुछ देर के बाद।
ठीक है। इन सभी क्लासों की जो लिंक है वो टेलीग्राम पर ही आपको मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। बाकी सभी सीरीज को मैंने पढ़ा दिया है, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, वहाँ से देख सकते हैं। और यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश के प्लेलिस्ट में भी सारी वीडियो पड़ी है, वहाँ से एक बार तैयारी कर लीजिएगा। नोट्स जो ई लर्निंग विद दुर्गेश का आपने प्राप्त किए हैं उन सभी को एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। इस बात की गारंटी है नोट्स से बाहर आपके सवाल नहीं पूछे जाएंगे। और सरकारी शिक्षक बनने में अहम और महत्वपूर्ण भूमिका नोट्स की आपकी होगी। ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास छोटी रहेगी, ठीक है। जय हिंद जय भारत। अगली क्लास हम लोग फिर मिलते हैं कुछ देर के बाद। बाय बाय।